हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन में हमें ये समझना पड़ेगा, रिलेशन और फंक्शन पहुंचने से पहले ये समझना पड़ेगा कि दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं और उनको हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से हम लोग। और डेफिनेशन को स्टार्ट करने से भी पहले सबसे पहले एक पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत बेहतरीन, आपको तब उसका डेफिनेशन क्लियरली समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल से बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए। ठीक, सेट ए में क्या है हमारे पास, मान लेते हैं कि दो पैंट है जिसका नाम हमने P1 और P2 दे रखा है। ठीक है, एक हमने ले लिया सेट बी जिसमें मैंने तीन शर्ट लिए हुई हैं, S1 S2 और S3 डाल दिया है। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। अब इन सेट के कितने जो है एलिमेंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपने देखा होगा, अगर वहाँ तक आपने वो चैप्टर पढ़ा है पर इससे इस चैप्टर से पहले, तो आपको बेसिकली पहले से ही समझ में आ जा रहा होगा। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो आप ऐसे जनरल समझ सकते हैं कि उस P1 पैंट के साथ आप ये तीनों शर्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, P1 S1 हो जाएगा, P1 S2, P1 S3। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली आप जो सेकंड पैंट है P2, उसके साथ भी तीनों शर्ट ट्राई कर सकते हैं, P2 S1, P2 S2, P2 S3। तो ये तीनों शर्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं P2 पैंट के साथ भी। तो टोटल आपके पास 6 कॉम्बिनेशंस आ गए। ठीक, कितने कॉम्बिनेशन हो गए आपके पास, 6 कॉम्बिनेशन आपके पास मिल गए। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी, यही होता है कि जो ये चीज़ें हमारे पास आई, ठीक है, यही हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग ए और बी सेट का कैसे लिखते हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट ए बी का, वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, वो क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी में आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आए, 6 हैं। अब आप इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो जो पहला हमारे पास इस ऑर्डर्ड पेयर, ठीक, ऑर्डर्ड पेयर जो है बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारी ऑर्डर्ड पेयर में होती है। अब ऑर्डर्ड पेयर होने का मतलब क्या है कि जो आप पहला देख रहे हैं P1, वो सेट ए से ही आया होगा, जो दूसरा होगा वो सेट बी से आया होगा। अगर यही चीज़ बी क्रॉस ए लिखी होती तो जो पहला होता वो बी, अगर क्योंकि बी क्रॉस ए है तो वो पहला यहाँ पे एलिमेंट जो है वो आता कहाँ से, हमारे पास सेट बी से आता और दूसरा ए से आता। ठीक है, तो इसका मतलब यही चीज़ होती है, ऑर्डर्ड पेयर इसमें होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर ए क्रॉस बी लिखा है तो इसका पहला एलिमेंट बी से आया होगा, यह पहला वाला ए से ही आया होगा। इसलिए ऑर्डर्ड पेयर होना इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत ही मिस नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है इस चीज़ को। तो ये ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए ए क्रॉस बी में। तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए। तो अब देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की अब डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो वो डेफिनेशन क्या कहती है बेसिकली समझते हैं उसको। तो डेफिनेशन ये कहती है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो अगर नॉन एम्प्टी सेट दिए हो पी और क्यू, जैसे यहाँ पे ए और बी दिया हुआ था। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ ए क्रॉस बी है तो वही पी क्रॉस क्यू का वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। क्योंकि पी क्रॉस क्यू है, तो जैसे यहाँ पर ए टू बी था और यहाँ पे सारे पेयर जो है कैसे थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन इसकी कहती है। तो यहाँ पे नोट करके एक मैंने लिखा हुआ है कि आइदर पी और क्यू, अगर इनमें से कोई एक सेट हमारा नल सेट है, देन पी क्रॉस क्यू विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट, जिसका मतलब ये जाएगा पी क्रॉस क्यू यहाँ पे एम्प्टी सेट के बराबर, यहाँ 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसी तरीके से लिखते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, यहाँ पर वो हमारी डेफिनेशन को फॉलो बिल्कुल नहीं करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, तो एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे, ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इक्वल तभी होंगे इफ़ एंड ओनली इफ द कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट
इस फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और ये सेकंड एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तभी ये चीज़ इक्वल होगी, वरना ये इक्वल नहीं कहलाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी पॉइंट के ऊपर, और बाकी पॉइंट भी सिमिलरली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल हमें क्या कहता है, जो एग्जांपल एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है वो क्या कहता है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास दोनों लिखे हुए हैं इक्वल है। ठीक है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल होगा, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट से इक्वल होगा। तो इसका मतलब x यहाँ पे 2 आ गया और y यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो फाइंड हमें क्या करनी थी, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या कहता है कि अगर a और b कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो a क्रॉस b और b क्रॉस a जो है कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वल होते ही नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जो इंपॉर्टेंस वहाँ पे था वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करती है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कि ये क्यों इक्वल नहीं होगा और कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से बेहतर चीज़ें समझ पा रहे हैं आप, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं उसका। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि अगर P हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है A B C, और Q हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है R, तो हमें फॉर्म करना है P क्रॉस Q और Q क्रॉस P, और ये दिखाना है कि क्या प्रोडक्ट इक्वल होंगे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म करते हैं P क्रॉस Q। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास इस सेट में जो है ये P क्रॉस Q का सेट जो बन रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने जो किया है P क्रॉस Q का, तो इसमें ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास AR BR एंड CR। ठीक, इसी तरीके से जब Q क्रॉस P का करेंगे तो RA RB RC बन जाएगा। तो अब सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि ये चीज़ इक्वल नहीं है। ठीक, क्योंकि ये जो पार्ट है इस पार्ट के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि पॉइंट क्या था, पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एलिमेंट ये इक्वल तभी होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर, जब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, तभी ये होगा। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, जिससे ये हम प्रूव कर पा रहे हैं कि P क्रॉस Q कभी इक्वल नहीं होगा Q क्रॉस P के। ठीक है, जिससे हमारा ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रूव हो जाता है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे देखते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कहता है। तो थर्ड पॉइंट अब हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है कि A क्रॉस A क्या हो जाएगा, A B C, जहाँ पे ये A B C स्मॉल A से बिलोंग करेंगे, सच दैट A B C बिलोंग्स टू A। यहाँ पर A B C जो है ये, और ये जो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ऑर्डर जो है हम लोग पेयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जब 3 आ जाएगा तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या कहता है कि अगर A क्रॉस कोई इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है, इन्फिनाइट सेट होगा तो इन्फिनाइट सेट ही हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पर A कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर एम्प्टी सेट हुआ तब तो ये 5 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये था। ठीक है, A क्रॉस एम्प्टी सेट जो है हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो 6 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में होगा वो किसके इक्वल होगा। अगर हमें फाइंड करना है बिना इसके एलिमेंट निकाल के, ये हमें पता लगाना है कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने पेयर्स हैं हमारे पास ऑर्डर्ड, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B पता लगा के उसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है आपको, और उसका आंसर मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट P में हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट Q में हमारे पास 1 है। अगर हमें n P क्रॉस Q निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, जो कि आंसर आएगा 3। तो आप देख पा रहे हो कि P क्रॉस Q में 3 एलिमेंट हैं। तो ये जो 6 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये यही चीज़ कहना चाहता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल और बचे हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 के पहले के, तो वो भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। तो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है कि एक हमारे पास सेट A है, B है, C है, ये उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पहला A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं क्या है। B में है 3 और 4 और C में है 4 5 6, तो इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आया, 4। अब हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो A में हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3, और B इंटरसेक्शन C में है हमारे पास 4। तो इसका मतलब 1 4 2 4 और 3 4 हमारे पास ये 3 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पार्ट पे चलते हैं जो कि सेकंड है। ये क्या कहता है, हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट कर लेंगे और उसका इंटरसेक्शन जो कर देंगे वो हमारे पास आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। क्रॉस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 3, ठीक, और हमारे पास आ जाएगा 2 3 3 4, सॉरी 3 और 3। ठीक है, 1 3 2 3 3 3। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 2 4 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएंगे इसके। ठीक, सिमिलरली अगर हम ए क्रॉस सी की तरफ देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखना है, यहाँ पे कॉमा करके ऑर्डर्ड पेयर ही लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इतने एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख दिए। तो इसी तरीके से ए क्रॉस सी भी आ गया। अगर हम देखें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है ए क्रॉस सी के साथ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि 1 क्रॉस 3 यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, 2 3 भी हमारे पास नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 1 4 है इसमें। ठीक है, तो 1 4 एक हमें एलिमेंट मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। 2 4 भी है यहाँ पर। ठीक है, और 3 4 भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो टोटल हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हमको मिल गए जो इसमें होंगे। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, इस थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है। ठीक, यहाँ पे तो इंटरसेक्शन था, फाइंड करना था, इसमें भी इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन है। तो सबसे पहले क्रॉस करने से पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने से पहले बी यूनियन सी देख लेते हैं क्या है। तो बी यूनियन सी का यूनियन का मतलब होता है जो एलिमेंट बी में है और जो सी में है वो सब होंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे। तो 3 4 कॉमन है, 4 एक बार लिख दिया, 5 और 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी को फाइंड करना है। ठीक, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए में हमारे पास है 1 2 3 और बी यूनियन सी में हमारे पास ये 4 एलिमेंट है। तो सिमिलरली अगर हम इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, वो एलिमेंट हमारे पास ये आ जाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें ए बी का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी का, उसके बाद ए क्रॉस सी का फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसका यूनियन कर देंगे। ठीक है, अब ए क्रॉस बी हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, वो सिमिलरली ए क्रॉस बी और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस सी। ठीक है, तो जो यहाँ पर चीज़ होगी वो सेम हम लोग यही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो वो चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप एक बार और लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी कुछ नहीं करना है, सेम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी और यूनियन करना है हमें ए क्रॉस सी का। ठीक है, यहाँ पे तो इंटरसेक्शन था सेकंड पार्ट में, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यूनियन देखना है। तो जब यूनियन हम लोग इसका चेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन में वो हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, पर जो ये रिपीटेड नंबर हैं हमारे पास 1 4 2 4 और 3 4 का जो ऑर्डर्ड पेयर है ये रिपीटेड है, इसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी सारे को लिख देंगे। तो वो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, तो वो टोटल हमारे पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ठीक है, तो इसी के साथ ये एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं कि 4 एग्जाम्पल क्या कहता है। तो एग्जाम्पल 4 हमें कहता है कि P में हमारे पास दो एलिमेंट है 1 और 2 और हमें फॉर्म करना है P क्रॉस P फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि कैसे, इस मतलब इसका मतलब जो हमारे पास ये ट्रिपलेट ऑर्डर का होगा। ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर P क्रॉस P। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फॉर्म करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1।
ठीक है, जो पहला एलिमेंट है वो भी पी का, दूसरा एलिमेंट पी का, तीसरा एलिमेंट पी का। तो सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर फिर से पहला एलिमेंट पी का, दूसरा एलिमेंट पी का और तीसरा एलिमेंट पी का मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से पहला एलिमेंट पी का, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे 2 जो कि पी का है, फिर 1 जो कि पी का है। तो हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे फाइंड करना है। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होगा वो, तो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं, सारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो है, सॉरी वो ट्रिपलेट होगा, तो सारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हो जाएंगे। सारे एलिमेंट जो है, पहला एलिमेंट भी पी का है, दूसरा जो एलिमेंट आएगा वो भी पी से आएगा, और तीसरा जो एलिमेंट है वो भी पी से आएगा। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 4 भी कंप्लीट होता है। फिफ्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। फिफ्थ हमारा एग्जाम्पल 5 हमें कहता है कि अगर R एक सेट है रियल नंबर का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R और R क्रॉस R का किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, R क्रॉस R जो रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करेगा R से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख पाएंगे। और R क्रॉस R ये ट्रिपलेट एक फॉर्म करेगा, वो x y और z का। ठीक है, सच दैट कि जो x होगा, y होगा और z होगा कहाँ से बिलोंग करेगा, वो उस सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को R क्रॉस R को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 6 जो है वो क्या कहता है हमारा, कि अगर A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है A सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं और B सेट में कौन से एलिमेंट है। तो A सेट में क्या है, क्योंकि एक ऑर्डर्ड पेयर होता है A क्रॉस B है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो A से ही होगा, तो एक हमें मिल गया P। ठीक है, यहाँ पे भी P है तो लिख दिया, एक बार लिख चुके हैं। M है तो यहाँ पर M मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम B की तरफ देखें तो वो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो B का होगा, तो हमें मिल गया ऑलरेडी, यहाँ पर Q मिल गया और R मिल गया। आगे हम देखते हैं, तो Q है यहाँ पे जो कि लिख चुके हैं, R एक और है जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो जो सेट A है और B है वो हमारा ये हो गया, इसमें एलिमेंट है। अगर इसका मैं क्रॉस करूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगा, तो यही चीज़ हमें मिल जाएगी। तो इसी के साथ सारे एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 2.1 के पहले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगली वीडियो है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, तो उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहें। थैंक यू।